इकोनॉमिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था ना. व्हाट इज नेशनल इनकम? तो नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड. तो इसमें तीन चीजें मैंने हाईलाइट की थी. एक तो फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है, यानी वो इनकम जो अर्न की जाती है उसको ही नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है. जो फ्री की इनकम होती है, जो ट्रांसफर इनकम होती है, उसको इनकम नहीं मानते और नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए उसको इंक्लूड नहीं करते. जैसे फॉर एग्जांपल डोनेशन, चैरिटी या फिर फंड्स ट्रांसफर. दूसरी चीज जो हमने हाईलाइट की थी वो है अकाउंटिंग पीरियड. अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली 12 मंथ्स का होता है. विद इन 12 मंथ्स जो इनकम अर्न करेगा उसकी इनकम इंक्लूड होगी, उसके बाद वाली नहीं. सो 12 मंथ्स का एक स्पेसिफिक पीरियड ही फॉलो किया जाता है किसी भी इकोनॉमी की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए. तीसरा हमने अंडरस्टैंड किया था हु इज नॉर्मल रेजिडेंट. सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट जो है ना उसकी ही इनकम काउंट होती है. वो नॉर्मल रेजिडेंट चाहे सिटीजन हो चाहे सिटीजन ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है. लेकिन अगर वो इंडिया में नॉर्मली रिजाइड करता है, ऑर्डिनरी उसका रहने का समय 1 साल या उससे ज्यादा हो जाता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा. लास्ट लेक्चर में हमने रूल्स ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट के फर्स्ट 4 पॉइंट्स कवर कर लिए थे. अब हम रिमेनिंग 4 पॉइंट्स कवर करेंगे. अपने नोट्स में पेज नंबर निकाल लो 17. इसका 5th पॉइंट, एम्बेसी वर्कर्स. अब देखो एम्बेसी वर्कर्स क्या होते हैं. सबसे पहले आपको एम्बेसी पता होना चाहिए वो क्या होता है. यस, वीजा के लिए जो अथॉरिटीज, जिनके पास अथॉरिटी होती है वीजा अप्रूव करने की या डिनाई करने की. बेसिकली एम्बेसीज जो हैं वो एक ऐसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करती है और वीजा अप्रूव्ड या डिनाई करने का डिसीजन लेती है. अब वीजा अप्रूव या डिनाई करने के लिए भी वहां पर वर्कर्स तो काम कर रहे होंगे ना, तो वो वर्कर्स कहाँ के रेजिडेंट माने जाएंगे. तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए इंडियन एम्बेसी इंडिया में नहीं होगी. आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में रहने के लिए आपको वीजा और पासपोर्ट नहीं चाहिए. ऑब्वियसली आप किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहोगे तब आपको वीजा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ना. तो इंडियन एम्बेसी इंडिया में नहीं, वर्ल्ड की बाकी सब कंट्रीज में होंगी ताकि आप वहां से अप्रूवल मांग सको. और सिमिलरली इंडिया में वर्ल्ड की बाकी सभी कंट्रीज की एम्बेसी होगी. जैसे अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है, कनाडा की है, पाकिस्तान की एम्बेसी भी इंडिया में है. एम्बेसी का काम क्या होता है? एक तो वीजा अप्रूव या डिनाई करवाना. दूसरा जो पब्लिक टॉक्स है, जो इंटरनेशनल टॉक्स है, जो रिलेशन है उनको मेंटेन करना. अब जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है, इंडिया और पाकिस्तान में कई बार हुआ है, तो बातचीत करने का मतलब होता है एम्बेसी के थ्रू बात करवाना, टॉक करवाना और कोई सॉल्यूशन फाइंड करना ताकि वॉर जो है वो बंद हो जाए. तो एम्बेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपनी कंट्री में नहीं, वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज में सिचुएटेड होता है. इंडियन एम्बेसी इंडिया में नहीं होगी, बाकी सब कंट्रीज में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में भी इंडिया की एम्बेसी है. और सिमिलरली इंडिया में कौन कौन सी एम्बेसी होगी? इंडिया को छोड़ के बाकी वर्ल्ड की सारी एम्बेसीज होगी. यानी इन शॉर्ट एम्बेसी एक बिल्डिंग है, एक ऑफिस है जहां पर वर्कर्स अपॉइंट किए जाते हैं ताकि वो वीजा अप्रूव या डिनाई कर सकें. और सेकंड, जो इंटरनेशनल टॉक्स है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो हैं उसको मेंटेन कर सकें. अब हम बात करते हैं एम्बेसी वर्कर्स की. इंडिया में वर्ल्ड की बाकी सभी एम्बेसीज होंगी. उस एम्बेसी में जो वर्कर काम कर रहा है वो कहां का नॉर्मल रेजिडेंट होगा? जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है. अब इंडिया में अमेरिकन एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी में अमेरिकन काम करेंगे ना, तो वो कहां के रेजिडेंट कहलाएंगे? अमेरिका के, इंडिया के नहीं. क्यों? क्योंकि वो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, अमेरिका से ही उनको इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वहीं पर उनकी फैमिली है, सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है. वो रह इंडिया में रहे हैं, चाहे उनका रहने का पीरियड 1 साल से ऊपर भी हो जाए, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के नहीं बन सकते. सो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, लोकल एम्प्लॉइज. हाँ, ये हो सकता है कि उस अमेरिकन एम्बेसी में हमारी भी जॉब लग जाए, हमारी जॉब लग सकती है
क्योंकि टॉक करनी होती है तो वहां पर हो सकता है ट्रांसलेटर की जरूरत पड़े, सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़े, या हायर अथॉरिटी में भी मेरे को जॉब मिल सकती है, लोकल बॉडी में भी, मतलब मैं लोकल पर्सन हूँ, इंडिया का रहने वाला हूँ, मेरे को अमेरिकन एम्बेसी में काम मिल सकता है। तो मैंने अभी लाइन बोली थी ना, एम्बेसी में काम करने वाला वर्कर कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है। मैं इंडिया में रहता हूँ, मेरे को अमेरिकन एम्बेसी में जॉब मिल गई, तो मैं कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट हूँ, इंडिया का ही हूँ। अमेरिकन एम्बेसी में अमेरिकन वर्कर काम कर रहा है, वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है, अमेरिका का, इंडिया का नहीं। सो इन शॉर्ट इसको मैं ये कह सकता हूँ, एम्बेसी वर्कर्स आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री टू विच दे बिलोंग। जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उसी कंट्री के वो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री टू विच दे बिलोंग। अब नोट्स में देखो क्या लिखा हुआ है, लोकल एम्प्लॉइज वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन देयर कंट्री आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट। जो लोकल वर्कर्स हैं, अगर वो किसी एम्बेसी में काम कर रहे होंगे तो वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे जहां की एम्बेसी है, वो अपनी ही कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में एक पाकिस्तानी एम्बेसी है, उसमें पाकिस्तानी भी काम कर रहे हैं, इंडियंस भी काम कर रहे हैं, तो जो इंडियंस काम कर रहे हैं वो इंडियन रेजिडेंट होंगे, जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान के होंगे। पाकिस्तान के क्यों होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनको यहां पर डिप्लॉय किया, अपॉइंट किया, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाकिस्तान में ही है, उनकी फैमिली वहां पर है, वो रह यहां पर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको इंप्लॉय किया। सिमिलरली इंडिया की एम्बेसी मान लो कनाडा में है, कनाडा में जो वर्कर्स डिप्लॉय किए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने वो तो इंडिया के ही रहेंगे, लेकिन कनाडा में जो इंडियन एम्बेसी है वहां पर कैनेडियन वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो कनाडा के कहलाएंगे। सो इन शॉर्ट, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो उस कंट्री के आप नॉर्मल रेजिडेंट माने जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडियंस वर्किंग इन यूएस एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया आर रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कोई इंडियन वर्कर है, वो इंडिया में ही रहता है, इंडिया की ही दिल्ली में एक यूएस एम्बेसी है, वहां पर काम करता है, तो वो इंडियन रेजिडेंट है। सो क्लियर? उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं, एक इंडियन पर्सन है, इंडिया में रहता है, दिल्ली में जो यूएस एम्बेसी है, इंडिया में इंडिया की एम्बेसी तो नहीं होगी ना, दिल्ली में यूएस एम्बेसी है, वहां पर वो काम करता है, तो इंडिया का रहने वाला है। नहीं, उसको सैलरी अमेरिका से मिल रही होगी, लेकिन वो कंजम्पशन यहां पर कर रहा है, सेविंग्स यहां पर कर रहा है, उसकी डिमांड यहां पर है, उसकी फैमिली यहां पर है। हाँ, उसको पेमेंट अमेरिका वाले कर रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट है बॉर्डर वर्कर्स। अब बॉर्डर वर्कर्स कौन होते हैं? बॉर्डर वर्कर्स बेसिकली वो पर्संस होते हैं जो एक कंट्री में रहते हैं, दूसरी कंट्री में काम करते हैं, सुबह काम करके शाम को वापस अपनी कंट्री में आ जाते हैं। जैसे इंडिया और नेपाल की बाउंड्री, इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री, अगर कोई इंडियन पर्सन सुबह जाके पाकिस्तान में काम करता है, फिर इवनिंग में काम करके वापस आ जाता है, तो वो कहाँ का रेजिडेंट माना जाएगा? जहां का वो रहने वाला है, क्योंकि वो पैसा कमा के वापस इंडिया में लेकर आ रहा है, उसकी फैमिली यहाँ पर है, इंडियन है, और 1 साल से ऊपर उसको यहाँ पर रहते हुए हो गया। सो बॉर्डर वर्कर्स आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री टू विच दे बिलोंग, ना कि उस कंट्री जिसमें वो जाकर पैसा कमा रहे हैं, जहां वो पैसा लेकर आ रहे हैं कमा के, वो उनका नॉर्मल रेजिडेंट कंट्री कहलाएगी। सो देखो क्या लिखा है, वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर हु क्रॉस बॉर्डर इन मॉर्निंग टू वॉक इन अदर कंट्री। सुबह वो काम करने के लिए दूसरी कंट्री में जाते हैं और वापस उस कंट्री में रिटर्न आ जाते हैं इवनिंग तक, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री, नॉट द रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री वेयर दे वर्क, दे विल द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच दे लिव। जहां पर वो रहते हैं वहां के वो नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, जहां काम करने जाते हैं वहां के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। हाँ, बॉर्डर्स मैच करता है उनका। हाँ, तो वापस अगर
तो फिर वो कहाँ के रेजिडेंट कहलाएंगे, जहाँ पर वो रहते हैं. सो बॉर्डर वर्कर्स नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री in which they live. नेक्स्ट 7th पॉइंट. अच्छा, इसके साथ ही 6th पॉइंट के साथ एक और लाइन लिखी हुई है, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ऑफ विच दे बिलोंग. ये तो आपको पता ही है, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स और आर्म्ड फोर्सेज जो डिफेंस फोर्सेज होते हैं वो उसी कंट्री के कहलाएंगे जिस कंट्री के लिए वो काम करते हैं. क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लो इंडियन आर्मी फोर्स को ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने अमेरिका भेज दिया, तो वहाँ जाके रह रहे हैं, 1 साल से ऊपर भी हो गया शायद रहते हुए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका लेकिन इंडिया में है, वो वहाँ से ट्रेनिंग लेके वापस इंडिया में आएंगे. नेक्स्ट है 7th पॉइंट, फॉरेन इन्वेस्टर विजिटर्स फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडे, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज, कॉन्फ्रेंस, स्पोर्ट्स एटसेट्रा आर नॉट द नॉर्मल रेजिडेंट. अगर फॉरेन से कोई इंडिया में आया है रिक्रिएशनल एक्टिविटी करने के लिए, मान लो अब आईपीएल चल रहा है, तो वहाँ की कुछ टीम्स यहाँ पर भी आए ना, आईपीएल में सिर्फ इंडियंस तो नहीं है ना, दूसरी कंट्री के भी, तो वो यहाँ आके रहेंगे, 3-4 महीने रहेंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे खेल के. तो वो सब किस में आएंगे, नॉन रेजिडेंट में, वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है. हॉलीडे के लिए आए हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी के लिए, कई बार मेडिकल ट्रीटमेंट 2 साल भी चलता है, स्टडी 5-5 सालों के लिए भी चलती है, तो भी वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे. हमने कंडीशन पढ़ी थी ना, 1 साल से ऊपर हो गया और इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर आ गया तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा. लेकिन अगर आप आए ही स्टडी पर्पस के लिए हो, जैसे केरला साइड स्टडी करने के लिए फॉरेनर्स आते हैं, तो वो इंडियंस नहीं कहलाते, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाते, क्योंकि वो पढ़ने आए हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अभी भी वहाँ पर है जहाँ उनकी फैमिली है. सो 7th पॉइंट भी डन, इसकी कोई हेडिंग नहीं है. 8th पॉइंट, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन कमर्शियल ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स आर नॉट द नॉर्मल रेजिडेंट. अब क्रू मेंबर्स कौन होते हैं? यस, पायलट और जो उसको एयर होस्टेस होती हैं, या शिप के क्रू मेंबर्स जो होते हैं, वो भी कई बार शिप के साथ साथ उनको ट्रैवल करना पड़ता है, और कई बार इतना ट्रैवल करना पड़ता है कि अपनी कंट्री में आने का मिलता ही नहीं है. 6-6, 7-7 महीने या 1-1 साल, एक कंट्री से दूसरा ट्रिप मिल गया, फिर तीसरा चौथा मिल गया, तो ऐसे करते करते वो तो काफ़ी देर तक इंडिया से बाहर रहते हैं, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के साथ ही मेंटेन करते हैं और इंडियन रेजिडेंट ही कहलाते हैं. सो क्रू मेंबर आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री टू विच दे बिलोंग. ठीक है. क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन, मान लो फॉरेन की बात हो रही है, वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, वो तो वहाँ के कहलाएंगे ना जहाँ से वो बिलोंग करते हैं. जैसे मान लो एक एयर इंडिया है, एयर इंडिया के क्रू मेंबर में 3 हमारे क्रू मेंबर है इंडियन, 2 पायलट्स हैं जो हमने फॉरेन से हायर किए हैं ताकि वो 2 या 3 बार हमारी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है उनको ड्राइव कर सकें, चला सकें. तो जो इंडियंस हैं वो तो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, लेकिन जो 2 पायलट हमने हायर किए वो फॉरेन के, अपनी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, इंडिया के नहीं. डन. तो ये टोटल 8 पॉइंट्स थे, 8 के 8 फिनिश हो गए. अब नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, इसका डिफरेंस समझ लो, आज के लिए बहुत है. नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम. देखो, जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं ना, तो हमारे माइंड में मेन फोकस होता है नॉर्मल रेजिडेंट, यानी जो पर्सन है वो इनकम जहां से मर्जी कमाए, चाहे वो विद इन इंडिया इनकम कमाए, चाहे वो आउटसाइड द इंडिया इनकम कमाए, लेकिन वो होना कौन चाहिए? नॉर्मल रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट नहीं होना चाहिए. यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट है, उसने अपनी एक ब्रांच कनाडा में ओपन करी. कनाडा में जो ब्रांच ओपन की वो आउट ऑफ द बाउंड्री है, हमारे फिजिकल टेरिटरी में नहीं आती है, डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती, इंडिया से बाहर की ब्रांच है वो, लेकिन वो वहां कहाँ काम करके प्रॉफिट कमा के लेके आएगी. वो जो एसबीआई की ब्रांच है जो कनाडा में है, उसका जो प्रॉफिट है
वो इंडिया की इनकम माना जाएगा? यस, क्योंकि नेशनल इनकम क्या कहती है, वो इनकम जो नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है वो नेशनल इनकम है, चाहे वो विद इन इंडिया कमाई हो चाहे आउटसाइड द इंडिया कमाई हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जिसने इनकम अर्न की वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी एक ब्रांच अमेरिका में ओपन करी जहां से उनको प्रॉफिट आना शुरू हुआ, तो वो जो प्रॉफिट है जो आउट ऑफ द कंट्री है, क्या वो नेशनल इनकम में काउंट होगा? यस, होगा। क्यों? क्योंकि रिलायंस एक नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट होती है। एक और एग्जांपल, इंडिया में मैकडॉनल्ड्स ने अपनी एक फ्रेंचाइजी ओपन करी। वो मैकडॉनल्ड इंडियन ब्रांड नहीं है, वो इंडिया के लिए काम नहीं करता, वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। अब उसने इंडिया से पैसा कमाया, वो प्रॉफिट अपनी कंट्री लेकर चला गया, क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? नहीं, क्योंकि यहां पर नॉर्मल रेजिडेंट वो नहीं है। सो मेन जो नेशनल इनकम है वो फोकस करती है किसके ऊपर? नॉर्मल रेजिडेंट के ऊपर। अगर वो नॉर्मल रेजिडेंट है तो फिर हम नहीं देखते कि विद इन इंडिया पैसा कमाया या आउटसाइड द कंट्री पैसा कमाया, बस होना कौन चाहिए? नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए। सो नेशनल इनकम इज द इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। नेशनल इनकम इज द इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, चाहे वो विद इन कंट्री हो चाहे वो आउटसाइड द कंट्री हो। इतना क्लियर? एक और एग्जांपल, मान लो कि इंडिया में एक नाइक स्टोर रूम ओपन हुआ, नाइक का। नाइक एक इंडियन ब्रांड नहीं है, वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। उसने पैसा कमाया, वो पैसा वो अपनी कंट्री ले गया, क्या वो जो पैसा था जो इंडिया में रहते हुए उसने कमाया, इंडिया की इनकम में काउंट होगा? नहीं। उसने पैसा कमाया इंडिया से ही, लेकिन फिर भी हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का है ही। अब दूसरा समझो, डोमेस्टिक इनकम। ये इसके ना बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है इनकम विच इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। हमारे इंडिया की जितनी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जितनी बाउंड्रीज हैं, उसके बीच में कोई भी पर्सन पैसा कमाए ना, वो डोमेस्टिक इनकम कहलाता है। यानी डोमेस्टिक इनकम का मेन फोकस किसके ऊपर होता है? विद इन कंट्री। ये नहीं देखती कि पैसा किसी इंडियन ने कमाया है या नॉन इंडियन ने। डोमेस्टिक इनकम ये नहीं देखती कि वो बंदा जिसने पैसा कमाया वो नॉर्मल रेजिडेंट था या नॉन रेजिडेंट था, ये नहीं देखती। ये सिर्फ देखती है कि डोमेस्टिक इनकम, हमारी बाउंड्री के अंदर जिसने भी पैसा कमाया ना, वो इंडिया का पैसा है, वो इंडिया की इनकम में काउंट होगा। लेकिन कौन सी इनकम में? डोमेस्टिक में। यानी अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम अर्न्ड within domestic territory इसका मेन फोकस था नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए, चाहे वो बाहर रह के पैसा कमाता हो चाहे इंडिया में रह के पैसा कमाता हो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन वो नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए। लेकिन इसका क्या कहना है डोमेस्टिक इनकम का? ये कहती है कि जो पैसा विद इन इंडिया की बाउंड्री में कमाया गया वो हमारा डोमेस्टिक इनकम होगा। हमें नहीं पता कि वो पैसा नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाया या नॉन रेजिडेंट ने। सो डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय नॉर्मल रेजिडेंट और बाय नॉन रेजिडेंट। इसका मतलब सिंपल है, जब नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है तो हम नॉर्मल रेजिडेंट चेक करते हैं, चाहे वो इंडिया में रहता हो चाहे इंडिया के बाहर रहता हो। अगर वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का है तो उसकी इनकम नेशनल इनकम में काउंट होगी। डोमेस्टिक इनकम में हम सिर्फ और सिर्फ देखते हैं कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में रहकर इनकम कमा रहा है, चाहे वो फिर नॉर्मल हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, हमें नहीं मतलब। फॉर एग्जाम्पल,
मैकडोनल्ड ने अपना यहां पर एक फ्रेंचाइजी ओपन करी, नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, हम उसकी इनकम इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन वो है तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है और पैसा कमा रहा है तो वो नेशनल इनकम नहीं लेकिन डोमेस्टिक इनकम में काउंट होता है। एग्जाम में आपको इसके ऊपर नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के ऊपर डिफरेंस पूछा जाता है, इसका न्यूमेरिकल नहीं आता कि इसका डिफरेंस क्या है, इसका सिर्फ आपको या तो मीनिंग या फिर डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो डिफरेंस यही है, नेशनल इनकम फोकस ऑन द नॉर्मल रेजिडेंट, डोमेस्टिक इनकम फोकस ऑन इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। नेशनल इनकम काउंट्स द इनकम ऑफ विद इन कंट्री, आउटसाइड द कंट्री। डोमेस्टिक इनकम काउंट्स द इनकम ऑफ नॉर्मल और नॉन रेजिडेंट, दोनों की काउंट करती है, बट वो विद इन बाउंड्री होनी चाहिए। मान लो एक फॉरेन टूरिस्ट आया इंडिया में, उसके पास डॉलर्स थे, डॉलर, उसने उस डॉलर को बेच के पैसा कमा लिया। डॉलर 60 रुपीज़ का था लेकिन उसने 80 रुपीज़ में बेच दिया किसी इंडियन को, तो उसको तो फायदा हो गया। अब वो फॉरेनर ने जो इंडिया से प्रॉफिट कमाया वो नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग इनकम काउंट नहीं होगी क्योंकि वो इंडिया का रेजिडेंट था ही नहीं, लेकिन वो इंडिया घूमने आया, डोमेस्टिक टेरिटरी में रहते हुए उसने पैसा कमाया, तो उसकी इनकम डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी लेकिन नेशनल इनकम में नहीं। अच्छा, अब जब हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम का डिफरेंस पूछें तो इसका एक डिफरेंस ये भी आता है, न्यू कॉन्सेप्ट है ये, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी हम इसको NFIA भी कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। इसका मतलब क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का मतलब होता है जो पैसा फॉरेनर्स इंडिया से कमा के अपनी कंट्री ले गए और जो पैसा इंडियंस फॉरेन में रह के वहां से पैसा कमा के इंडिया में ले आए। क्योंकि सिंपल है ना, इंडिया में फॉरेनर्स नहीं आते क्या? आते हैं, यहां पर काम भी करते हैं, यहां काम करके पैसा अपनी कंट्री में भेजते हैं। क्या इंडिया के ऐसे पर्सन नहीं है जो फॉरेन में रहते हैं? क्या वो काम नहीं करते? वहां पर काम करते हैं, पैसा कमा के वो इंडिया में भेज देते हैं। यानी हर कंट्री में ये ट्रांजैक्शन होती ही होती है, उस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। यानी इसका मैं फॉर्मूला ये लिख सकता हूं, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। अभी जो मैंने समझाया ना, ये उनका मीनिंग लिखा है मैंने। फैक्टर इनकम मतलब फ्री वाली इनकम नहीं, जो कमाई गई इनकम है। फैक्टर इनकम का मीनिंग क्लियर था ना, जो कमाई गई इनकम है। सो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, फ्रॉम एब्रोड मतलब जो इंडियंस किसी दूसरी कंट्री में काम कर रहे हैं और वहां से पैसा भेज रहे हैं, फ्रॉम एब्रोड। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, फ्रॉम एब्रोड का मतलब इंडियंस जो दूसरी कंट्री में काम कर रहे हैं और पैसा इंडिया में भेज रहे हैं। सो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। फैक्टर इनकम टू एब्रोड, टू एब्रोड का मतलब इंडिया में जो फॉरेनर्स काम कर रहे हैं और यहां काम करके पैसा कमा के अपनी कंट्री में भेज रहे हैं, उसका डिफरेंस क्या कहलाता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब मान लो फॉर एग्जांपल हमारे वर्कर्स मतलब इंडिया के कुछ लोग फॉरेन में रहते हैं और वो 2000 रुपये कमा रहे हैं, मतलब 2000 इंडिया में भेज रहे हैं। यहां पर कुछ फॉरेनर्स हैं, मान लो कैनेडियन पर्सन हैं, वो इंडिया में रहकर काम कर रहे हैं और 1000 रुपये कमा रहे हैं। वहां के लोगों ने 1000 रुपये अपनी कंट्री भेजा, हमारे लोगों ने दूसरी कंट्री से 2000 हमें भेजा। इसका मतलब हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा ना, नेगेटिव तो नहीं आएगा। इसका मतलब हमें बेनिफिट हो रहा है। ये 1000 रुपये हमारी नेशनल इनकम में ऐड होगा, बढ़ेगा। अगर सिचुएशन ऑपोजिट हो जाए फिर माइनस में आएगा, जिसके कारण हमारी नेशनल इनकम गिरेगी। सो इट मीन्स जब हम
नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में डिफरेंस लेते हैं तो इसके बीच में डिफरेंस आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसका फॉर्मूला क्या है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। अभी फिलहाल 8 रूल्स क्लियर हो गए फॉर अ नॉर्मल रेजिडेंट। उसके बाद नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग क्लियर हो गया। फिर उसके बाद नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ये, जब हम फॉरेनर्स की इनकम और इंडियंस की इनकम का डिफरेंस लेके कैलकुलेशन करते हैं। अगर पॉजिटिव आंसर आएगा यानी इंडिया के लोग बाहर से ज्यादा पैसा कमाकर इंडिया में भेज रहे हैं जिससे हमारी इनकम बढ़ेगी। अगर ये आंसर नेगेटिव में आया तो इसका मतलब हमारे लोग वहां से कम पैसा भेज रहे हैं बल्कि फॉरेनर्स इंडिया में काम करके ज्यादा पैसा लेकर जा रहे हैं जिससे हमारी नेशनल इनकम कम हो। तो अभी के लिए इतना बहुत।